Hello students, today we'll do Newton's second law of motion. ठीक है. So to understand second law हमें momentum के बारे में जानना ज़रूरी है. So ये momentum होता क्या? उसके लिए I'm giving you an example. A cricket ball hit by a bat. ठीक है. एक टेनिस बॉल हिट बाय अ रैकेट देख लेते हैं. और एक क्रिकेटर जब इंजर हो जाता है कोई फास्ट मूविंग बॉल से, तो ये तीनों कैसे होगा? सी, मान लेते हैं, सी हमें ये पता है कि क्रिकेट बॉल इज मच मोर हैवियर देन अ टेनिस बॉल. ठीक है. सो इफ वी थ्रो अ क्रिकेट बॉल एंड अ टेनिस बॉल, दोनों की अगर वेलोसिटी या स्पीड अगर सेम है, तो हम क्या नोटिस करेंगे कि मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द क्रिकेट बॉल, है ना, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है. एंड लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द टेनिस बॉल, क्योंकि टेनिस बॉल का मास कम है कंपेरेटिवली. ठीक है. सो अगर दोनों ही टेनिस बॉल एंड क्रिकेट बॉल दोनों ही अगर सेम स्पीड या वेलोसिटी से मूव हो रहा है, तो मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप क्रिकेट बॉल देन अ टेनिस बॉल. वो इसीलिए क्योंकि ड्यू टू ग्रेटर मास अ मूविंग क्रिकेट बॉल हैज मोर मोमेंटम. तो ज़्यादा मोमेंटम होने के वजह से क्रिकेट बॉल कैन समटाइम कॉज इंजरी टू अ क्रिकेटर, लेकिन टेनिस बॉल टेनिस प्लेयर के साथ इतना बुरा हाल नहीं करता. ठीक है. यानी फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है. कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा. ठीक है. अगर मान लेते हैं वी थ्रो टू क्रिकेट बॉल्स ऑफ सेम मास पर डिफरेंट स्पीड या वेलोसिटी से, तो क्या होगा? इट विल बी फाउंड दैट मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ क्रिकेट बॉल हैविंग हायर वेलोसिटी and less force is required to stop the cricket ball moving with lower velocity. तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इससे कि टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, मतलब एक एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी. तो हमें क्या समझ में आया? जो क्वांटिटी है मोशन का, अगर कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रहा है तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो वेलोसिटी पे और दूसरा मास पे. ठीक है. एक तो हमने क्या देखा? सी, व्हाट डिड वी ऑब्जर्व? जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा. राइट. फिर हमने देखा कि जितना ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा टू स्टॉप द क्रिकेट बॉल, वो हायर वेलोसिटी बॉल के लिए होगा कंपेयर टू लोअर वेलोसिटी. मतलब ये जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है या क्वांटिटी ऑफ मोशन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? मास पे और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. ठीक है. सो इसी को मोमेंटम कहते हैं. यानी मोमेंटम क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. ठीक है. डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. यानी मोमेंटम इज इक्वल टू, जो मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर पी से, तो पी इज इक्वल टू एम इंटू वी. पी इज मोमेंटम, एम इज मास ऑफ द बॉडी एंड वी इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. ठीक है. तो ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ठीक है. सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और अगर बॉडी रेस्ट पे हो तो यानी उसका वेलोसिटी क्या होगा? ज़ीरो होगा. अगर ऐसा है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? ज़ीरो होगा. समझ गए? अगर P इज इक्वल टू एम वी है ना इसका फॉर्मूला, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा. तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? ज़ीरो. इसलिए हम कहते हैं जो टोटल मोमेंटम होता है गन या बुलेट का बिफोर फायरिंग, एक गन को फायर करने से पहले जो बुलेट और गन की मोमेंटम जो होती है वो ज़ीरो होती है. क्यों? क्योंकि वो रेस्ट पे रहता है तो वेलोसिटी तो ज़ीरो है. ठीक है. इसलिए मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. इट डिपेंड्स ऑन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ठीक है. अब देखते हैं इसका यूनिट. इसका सीजीएस यूनिट क्या है? मास का ग्राम होगा और इसका वेलोसिटी का क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो हम ग्राम इंटू सेंटीमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं? डाइन. सो डाइन इंटू सेकेंड. और एमकेएस सिस्टम क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड. ठीक है. और एसआई यूनिट क्या हो जाएगा मोमेंटम का?
मास क्या है, kg, वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो एसआई यूनिट क्या होगा मोमेंटम का, kg मीटर पर सेकेंड. ठीक है. नाउ आई हैव 2 क्वेश्चंस फॉर ऑल. क्या होगा, 2 क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है, a karate player can break a pile of tiles or a slab of ice with single blow of his hand. एक कराटे प्लेयर जो टाइल्स ब्रेक करता है, पाइल ऑफ टाइल्स, एक ही मार में वो तोड़ देता है, राइट? कैसे हो पाता है, कैसे होगा वो इसीलिए क्योंकि जब कराटे प्लेयर स्ट्राइक करता है पाइल्स ऑफ टाइल्स पे या स्लैब ऑफ आइस से विथ हिज हैंड, तो क्या होगा, एक तो बहुत फास्टली करता है, नोटिस किया होगा तो, ठीक है. तो लार्ज मोमेंटम ऑफ फास्ट मूविंग हैंड is reduced to zero in very very short time. ठीक है. तो इससे क्या होता है, वेरी लार्ज फोर्स ऑन पाइल्स ऑफ टाइल्स और द आइस स्लैब काफी होता है टू ब्रेक देम अपार्ट. समझ में आया? बहुत स्पीड से वो कराटे प्लेयर अपना हाथ वो टाइल्स पे लेके आता है, बहुत फास्ट, वेरी वेरी फास्ट. तो इसके वजह से क्या होता है, लार्ज मोमेंटम जो होता है हाथ का, वो टाइल्स पे पहुंचते पहुंचते जीरो हो जाता है बहुत ही कम टाइम पे. So this exerts a very large force on the piles of tiles, which is sufficient to break them. समझ गए? एक और देखते हैं. Road accidents at high speeds are much worse than accidents at slow speeds. At low speeds. ऐसा क्यों होता है? सिंपल है. मोमेंटम ऑफ व्हीकल्स जो रन कर रहा है हाई स्पीड में इज वेरी हाई and cause lot of damage to the vehicles and injuries to passengers during this accident या collision. ठीक है, समझ गए? तो स्लो जब गाड़ी चलती है तब क्या होता है, उसका स्पीड कम है, मतलब मोमेंटम भी क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से ज़्यादा इंजरी फेस नहीं करना पड़ेगा. ठीक है. इट्स अ कंबाइंड थिंग फॉर बोथ, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम. ठीक है. इसलिए हम कहते हैं मोमेंटम को क्या, इट्स अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी. ठीक है. कार या बस जो हाई स्पीड में नहीं भी चल रहा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, लेकिन उसके मास ज़्यादा होने के वजह से, यानी हाई मोमेंटम होने के वजह से, वो इंसानों को, पर्सन को जो उसके रास्ते में आ रहा है, इट कैन हर्ट द पर्सन कमिंग इन इट्स वे. ठीक है. ये सारे मैं एग्जाम्पल दे रही थी टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट मोमेंटम इज. ऑलराइट. सो नाउ let's see what is Newton's second law of motion. It's definitely based on momentum, जो हमने अभी देखा. तो है क्या न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? रेट of change of momentum of a body is directly proportional to the applied unbalanced force and takes place in the direction in which the force is applied. Let me tell you, rate of change of momentum. Change of momentum, change in momentum का मतलब है final momentum minus initial momentum. Let me tell you, change in momentum, change of momentum मतलब अगर फाइनल मोमेंटम P2 है और इनिशियल मोमेंटम P1 है, तो चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. हमने देखा P इज मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू mv, राइट? सो फाइनल मोमेंटम इज mv, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, mu. ठीक है. तो रेट मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय t. ठीक है. तो ये जो है, ये किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स से प्रोपोर्शनल है. यानी फोर्स को अगर F से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1. और ये किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा हो. ठीक है.
सो अज्यूम करते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी का, मान लेते हैं कि कोई बॉडी, कंसिडर करो कोई बॉडी जिसका मास m है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये जो P1 है, दिस इज P1, नो स्पेस हियर, P1 क्या हो जाएगा, mu हो जाएगा। और P2 यानी जो फाइनल मोमेंटम है, अगर मान लेते हैं कि वो बॉडी मूव कर रहा है विद अ फाइनल वेलोसिटी v इन टाइम t और f फोर्स एक्ट कर रहा है, तो P2 जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, mv। तो मैंने भी पहले भी बताया, चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, mv माइनस mu। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, mv माइनस mu बाय t, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ, F क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu बाई टी, जिसमें से हम m को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा m v माइनस u बाई टी। पर हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या है, v माइनस u बाई टी है। सो हियर इंस्टेड ऑफ v माइनस u बाई टी आई कैन राइट दिस एज a। तो ये हो जाता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो व्हेन आई रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन आई गेट अ कांस्टेंट, जिसको हम k से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। k की वैल्यू क्या है, 1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। ये जो k की वैल्यू है उसकी वैल्यू 1 है, तो F क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला, मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या देता है, रिलेशनशिप देता है बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इससे ये पता चल गया जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो किस पे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। कैसे मिला वो, सी F इज इक्वल टू ma मिला ना, तो A क्या हो जाएगा, F अपॉन m, यानी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स पे एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, समझ गए। सो फोर्स 1 न्यूटन कब होगा, अगर जो मास है, दिस इज मास, ये जो है ये क्या है, मास है, ये स्पेस नहीं आएगा यहाँ पे। सो 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी का मतलब है मास कितना होगा, 1 kg होगा, और एक्सेलरेशन कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। यानी फोर्स को 1 न्यूटन तब बोलेंगे जब मास कितना होगा, 1 kg होगा, और एक्सेलरेशन कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये जब होगा तब फोर्स होगा 1 न्यूटन, समझ गए। फोर्स का यूनिट सीजीएस सिस्टम में देखा जाए तो हमें पता है ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जो हो जाएगा डाइन। यानी अगर मास 1 ग्राम है, एक्सेलरेशन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 1 डाइन हो जाएगा। ये सीजीएस सिस्टम है। एसआई यूनिट के हिसाब से फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, ठीक है। अगर मास 1 kg है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो F इज इक्वल टू ma, ठीक है। तब फोर्स क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम सेकेंड लॉ से कैसे निकालेंगे, कैसे निकाल सकते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इफ देर इज नो फोर्स देर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना। अगर टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन हमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, दैट्स व्हाट द फर्स्ट लॉ सेज, है ना। सो अगर फोर्स सफिशिएंट नहीं हो तो इट में प्रोड्यूस नो चेंज, है ना। तो फोर्स इज दैट विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन फॉर अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हमने देखा था। सो हमें ये पता चला, मतलब हमें एक डेफिनेशन मिला फोर्स का फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
तो उसी चीज़ को हम सेकेंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ कैसे प्रूव करेंगे वो देखते हैं. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम में हमें पता है, राइट. सो अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं हम लोग, यानी फोर्स को जीरो लेना है, अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. लेकिन कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट का मास जीरो नहीं होता, राइट. करेक्ट. सो एम वी विल बी इक्वल टू एम यू. मास जीरो नहीं होता, राइट. देखो एम वी, एक सेकेंड, हाँ. सो एम वी माइनस एम यू इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है. तो इसमें से m कॉमन आएगा, P2 माइनस P1 इक्वल टू ज़ीरो. सो इसमें से अगर मैं m कॉमन निकालूँ, सो आई गेट v माइनस यू इक्वल टू ज़ीरो. तो मास तो कभी इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा, बराबर. तो क्या बचा मेरे पास, v माइनस यू इक्वल टू ज़ीरो. v माइनस यू इक्वल टू ज़ीरो मतलब v इज इक्वल टू यू आएगा, ये वाला, राइट. सो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन नॉट चेंज इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. यानी ये u है, v माइनस यू इक्वल टू ज़ीरो, तो v इक्वल टू यू, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वही है फाइनल वेलोसिटी. मतलब अगर हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया, यानी फोर्स अगर ज़ीरो रखा है, तो वेलोसिटी में क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा. वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा मतलब क्या हो रहा है, मतलब बॉडी विल कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट. ठीक है. ये फर्स्ट लॉ है. एंड फर्स्ट लॉ हमने क्या किया, अभी इसमें से निकाल दिया, क्योंकि हमारा वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है जब फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है. ठीक है. अब कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, कि कहाँ कहाँ हम ये अप्लाई होते हुए देखते हैं. पहला, कैचिंग अ क्रिकेट बॉल. कैसे कैचिंग अ क्रिकेट बॉल बिकम्स एन एप्लीकेशन, क्योंकि अगर एक क्रिकेट प्लेयर या फील्डर है तो मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड, है ना, ऑन कैचिंग अ फास्ट क्रिकेट बॉल. तो ये क्यों किया जाता है, ताकि अपने हाथ को बचा सके इंजरी से. मतलब एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल जो होता है उसकी मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. तो जब कैच कर रहे बॉल को तो इट्स मोमेंटम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है टू ज़ीरो. सो व्हेन अ प्लेयर मूव्स बैक हिज हैंड, ठीक है, तो टाइम लेता है वो टू रिड्यूस द मोमेंटम ऑफ बॉल टू ज़ीरो, जो इंक्रीज हो जाता है. टाइम टेकन जो होता है टू रिड्यूस द मोमेंटम ऑफ बॉल टू ज़ीरो, क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. सो ड्यू टू मोर टाइम टेकन टू स्टॉप द बॉल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और बहुत कम फोर्स एक्सर्ट होगा ऑन द हैंड्स ऑफ द प्लेयर. ठीक है. सो हैंड्स ऑफ प्लेयर डू नॉट गेट हर्ट. समझ में आया क्यों प्लेयर हाथ पीछे करते हैं बॉल को पकड़ने के लिए, क्योंकि बॉल जो होता है उसकी मोमेंटम बहुत ज़्यादा होती है, फास्ट मूविंग बॉल की. ठीक है. तो जब हम पकड़ते हैं तो उसका मोमेंटम क्या होता है, रिड्यूस होता है टू ज़ीरो. तो वो अपना हाथ जब पीछे करता है, सो देन द टाइम टेकन टू रिड्यूस मोमेंटम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. तो ज़्यादा टाइम लेने के वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. तो फोर्स एक्सर्टेड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो हाथ इंजरी से बच जाएगा. ठीक है. ये एक एप्लीकेशन हुआ. फिर अ हाई जंपर. हाई जंपर का मतलब है एथलीट. एक हाई जंपिंग एथलीट की बात देखे जाए तो उनको क्या करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं एक सैंड या एक कुशन जैसा कुछ, ताकि वो उस पर जंप करें, नॉट ऑन ग्राउंड. ग्राउंड के ऊपर एक कुशन बेड या फिर एक सैंड से भरा हुआ मिट्टी भर देते हैं, ताकि जब वो जंप करे तो वो मिट्टी पे या फिर वो कुशन पे गिरे, ना कि डायरेक्टली ग्राउंड पे. तो ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि व्हेन जब एथलीट फॉल्स डाउन आफ्टर मेकिंग अ हाई जंप, तो उसे चोट ना लगे, इसलिए हम वो करते हैं. क्योंकि जंपर क्या करता है, टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू कम टू रेस्ट पोजीशन. ठीक है. सो जो चेंज इन मोमेंटम है
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है एथलीट का वो बहुत कम होता है ड्यू टू स्मॉल फोर्स, जिसके वजह से एथलीट क्या होता है, हर्ट नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है ये जो सैंड या कुशन या जो भी लगाया जाता है हाई जंपर वालों को, वो रिड्यूस करता है मोमेंटम, एथलीट का मोमेंटम मोर जेंटली। ठीक है, समझ रहे हैं? एक और दिया है, यूज ऑफ सीट बेल्ट इन कार। हम क्यों यूज करते हैं सीट बेल्ट इन कार? क्योंकि जब वो एक तो हमें पता है कि वो पैसेंजर्स को प्रिवेंट करता है फ्रॉम इंजरीज। ठीक है, सो अगर कोई कार एक्सीडेंट या कुछ होता है तो जो फास्ट रनिंग कार होता है वो सडनली रुक जाता है। तो मतलब ड्यू टू दिस कार का जो मोमेंटम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और वो रिड्यूस होता है टू ज़ीरो इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो जो स्लाइटली स्ट्रेचेबल जो सीट बेल्ट होता है जो पैसेंजर्स पहनते हैं कार पे बैठते वक्त, वो क्या करता है, पैसेंजर का जो टाइम है टू फॉल फॉरवर्ड वो बढ़ा देता है। तो ड्यू टू लॉन्गर टाइम तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है पैसेंजर का वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, हेंस क्या होगा, लेस स्टॉपिंग होगा, फोर्स जो है मतलब लेस स्टॉपिंग फोर्स एक्ट्स ऑन देम, जिसके वजह से पैसेंजर क्या हो जाएगा, आइदर ही विल नॉट गेट इंजरी एट ऑल, नहीं तो अगर लगेगा भी तो बहुत कम लगेगा। यानी सीट बेल्ट क्या करता है, पैसेंजर्स के मोमेंटम को कम करता है। ठीक है, और उसको बचा देता है फ्रॉम इंजरीज। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बेस कुछ न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिस शीट सॉल्व करेंगे।